तारीख 23 जून 2018 दिन के लगभग 1 बजे दिल्ली के मशहूर कैंट मेट्रो स्टेशन के नज़दीक सड़क पर खून से लथपथ एक महिला की लाश पड़ी थी। आर्मी कैंटोनमेंट एरिया के बेहद करीब था। ऐसी संवेदनशील इलाके में हड़कंप मच जाती है। तुरंत जांच पड़ताल शुरू होती है। शुरुआती कुछ घंटे तक लाश की पहचान नहीं हो पाती, मगर जब लाश की पहचान होती है तो पूरे पुलिस विभाग में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि मरने वाली महिला कोई मामूली नहीं थी। एक बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला था। पुलिस अब जल्द से जल्द कातिल और कत्ल की वजह की तलाश में लग जाती है, और फिर पुलिस जांच में जो खुलासा होता है उसे जानकर हर किसी के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। तो आइए जानते हैं आखिर यह मामला क्या था, कैसे पकड़ा जाता है कातिल, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि कुछ इस वीडियो में आगे कातिल और कत्ल की वजह के बारे में जानकर आप भी शॉक्ड रह जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर ले। अब कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि कैंट मेट्रो स्टेशन के नज़दीक झाड़ियों गुजर रहे कुछ लोगों की नज़र सड़क पर खून में डूबी मृत महिला पर पड़ी। आन-फान में पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस तुरंत ही वहां पर पहुंच जाती है। जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पहली नज़र में देखने में ऐसा लग रहा था कि महिला को किसी गाड़ी ने धक्का मार दिया। पुलिस इसे हिट एंड रन का मामला मानते हुए अपनी जाँच को आगे बढ़ाती है। पुलिस मामले जांच को आगे बढ़ाती है तो पुलिस तुरंत फॉरेंसिक टीम को भी बुलाती है, और जैसे ही उनकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार यह हिट एंड रन का मामला नहीं बल्कि महिला की पहले हत्या की गई है। फिर हत्या को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए शरीर को गाड़ी चढ़ाया गया है। दरअसल फॉरेंसिक टीम जब मृत महिला के शरीर की जांच करती है तो उन्हें महिला के गार्डन पर गहरे घाव के निशान मिलते हैं। उससे पहले महिला का गला दबाया गया है, गला दबाकर उसकी हत्या करी गई है, और फिर लाश को यहाँ फेंक कर उसके शरीर के ऊपर से गाड़ी चढ़ाई गई है। पुलिस को शक होता है कि शायद यह हत्या रॉबरी या यौन की वजह से हो सकती है, इसलिए पुलिस इस एंगल से भी जांच करती है। मगर यह पाया जाता है कि महिला ने जो कुछ गहने पहने हुए थे सब कुछ सही सलामत है। किसी तरह से यौन असॉल्ट के भी सबूत नहीं मिलते। हालांकि महिला के पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे उसकी पहचान की जा सके। पास में मोबाइल भी नहीं था। पुलिस मामला दर्ज करते हुए सबसे पहले तो सबकी पहचान करने की कोशिश में लग जाती है। महिला की लाश लगभग 1 बजे के दिन में मिली थी। उसके बाद कई घंटे बीत जाते हैं, मगर मृत महिला की पहचान नहीं हो पाती। दिल्ली के दूसरे पुलिस थाने में भी मृत महिला की तस्वीर भेज दी जाती है ताकि जल्द से जल्द इसकी पहचान हो सके, मगर पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा था। शाम के लगभग 4 बजे नारायण पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आता है और पुलिस वालों को कहता है कि दिन में उसकी पत्नी बाहर निकली थी मगर अब तक नहीं आई है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस व्यक्ति ने पूरी बात सुनकर पुलिस वाले उस मृत महिला की तस्वीर उस व्यक्ति को दिखाती है, जो तस्वीर बस थोड़ी देर पहले इस थाने में आई थी। उस तस्वीर को देखते ही पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत लेकर आया हुआ व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि यही तो मेरी पत्नी है। शिकायत लेकर आया हुआ व्यक्ति कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि इंडियन आर्मी का मेजर अमित त्रिवेदी, और जिस मृत महिला की पहचान फ़ोटो के जरिए उन्होंने की थी उसकी पत्नी, जिसका नाम शैलजा द्विवेदी था। शैलजा द्विवेदी मूल रूप से पंजाब के अमृतसर की रहने वाली थी। इनकी शादी कुछ वर्ष पहले ही अमित द्विवेदी से हुई थी। इनका एक 6 साल का बच्चा भी है। पहले शैलजा द्विवेदी अपने पति के साथ कहीं और रहती थी, मगर वहां से अमित द्विवेदी का ट्रांसफ़र हाल ही में दिल्ली हुआ था, इसीलिए अब यह दिल्ली में ही आर्मी क्वार्टर में रह रही थी। शैलजा दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उन्होंने कई मशहूर ब्यूटी कंपटीशन में भी भाग लिया और कई ब्यूटी कंपटीशन उन्होंने जीते भी। शैलजा ने मॉडलिंग की
बाहरी दुनिया में भी हाथ आजमाया था। लाश की पहचान मेजर की वाइफ शैलजा द्विवेदी के रूप में होने की वजह से ये बेहद ही हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है। दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल में लग जाते हैं और जल्द से जल्द हत्या की वजह और हत्यारे की तलाश में लग जाते हैं। पूछताछ का सिलसिला सबसे पहले शैलजा द्विवेदी के पति मेजर अमित द्विवेदी से ही होता है। अमित द्विवेदी बताते हैं कि कुछ हफ्ते पहले उनकी वाइफ शैलजा द्विवेदी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनके पैर में चोट लगी थी। पैर में लगातार दर्द रहने की वजह से वो अपना इलाज करवाने दिल्ली के आर्मी अस्पताल में जाती थी, जहां उन्हें कुछ हफ्ते फिजियोथेरेपी करवाने की सलाह दी गई थी। अमित द्विवेदी आगे बताते हैं कि शैलजा पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ इलाज के लिए आ रही थी। रोज़ की तरह आज भी घर से उनके ड्राइवर गाड़ी से शैलजा को फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आर्मी हॉस्पिटल के बाहर ड्रॉप किया था। फिर कुछ समय बाद जब ड्राइवर रोज़ की तरह उसे हॉस्पिटल से लेने आया तो वह वहाँ पर नहीं मिली। अस्पताल की ओर से जानकारी दी गई कि आज तो शैलजा आई ही नहीं है। इस बात की जानकारी ड्राइवर अमित द्विवेदी को देता है। इसके बाद अमित शैलजा के नंबर पर फ़ोन करते हैं, मगर वह स्विच ऑफ आता है। फिर अमित अपने से शैलजा के दोस्तों रिश्तेदारों के बाद अमित द्विवेदी भागते हुए पुलिस स्टेशन जाता है शैलजा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने, और उसके फ़ोटो के जरिए अपनी पत्नी की पहचान करने के बाद पुलिस स्टेशन में अस्पताल ले जाया जाता है, जहां शैलजा की लाश रखी हुई थी। लाश देखकर अमित पहचान की पुष्टि करते हुए पुलिस की एक गुत्थी सुलझ चुकी थी कि लाश किसकी है। अब पुलिस के सामने दो और बड़े सवाल थे, जवाब ढूंढने बाकी था। इस महिला की हत्या किसने और क्यों की है? पुलिस वाले मेजर से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है? तो इस पर अमित जी जिस व्यक्ति का नाम लेता है उसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है। अमित किसी और का नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के ही एक और मेजर का नाम लेते हुए कहता है कि उसी ने शैलजा की हत्या की है, क्योंकि वो काफ़ी समय से शैलजा को परेशान कर रहा था। मेजर अमित ने जिस पर अपनी पत्नी की हत्या का शक जताया था उसका नाम था मेजर निखिल राय हांडा। अब सबसे पहले पुलिस मेजर निखिल के बारे में जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि मेजर निखिल राय की पोस्टिंग तो मेरठ में है, इस कैंप में है। जहां आगे बढ़ते हुए पुलिस सबसे पहले उसे अस्पताल के बाहर के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है, जहां शैलजा द्विवेदी इलाज के लिए जाया करती थी। कुछ ही देर की मेहनत के बाद पुलिस देखती है कि अस्पताल के बाहर जैसे ही शैलजा अपनी गाड़ी से उतरती है, दूसरी तरफ से एक सिल्वर कलर की होंडा सिटी कार आती है। उसे कार से एक व्यक्ति बाहर आता है और थोड़ी देर शैलजा से बात करता है और फिर दोनों उस कार में सवार होकर निकल जाते हैं। कार के बाहर निकले उस व्यक्ति की पहचान मेजर अमित द्विवेदी मेजर निखिल हांडा के तौर पर करते हैं। मिशन निखिल हांडा को लोकेशन हिस्ट्री से भी पता चलता है कि जिस समय सड़क पर शैलजा द्विवेदी की लाश मिली उसके कुछ देर पहले तक शैलजा और मेजर निखिल हांडा की लोकेशन एक ही जगह पर थी। इसके अलावा इस दिन यानी 23 जून 2018 को सुबह 10:12 के बीच इन दोनों की फ़ोन पर बात भी हुई थी। इन सब कुल के बाद पुलिस की टीम मेजर निखिल हांडा की तलाश में लग जाती है, मगर कहीं से भी उसका कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद अगले दिन यानी 24 जून 2018 की सुबह दिल्ली पुलिस के कुछ काबिल अफसर के नेतृत्व में 6 टीम बनाई जाती है और उन्हें जल्द से जल्द मेजर निखिल हांडा को पकड़ने का काम दिया जाता है। पुलिस की टीम अलग अलग जगह पर छापेमारी करती है, मगर कहीं भी मेजर हांडा नहीं मिलता, क्योंकि मेजर हांडा की पोस्टिंग मेरठ में थी। इसीलिए दिल्ली पुलिस दिल्ली से मेरठ तक जाने वाली सड़कों पर लगे सीसीटीवी को भी खंगालना शुरू कर देती है। जांच में इसी रूट के एक टोल नेक पर लगे सीसीटीवी में वही कर दिखाई देता है जो कि दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के बाहर दिखी थी। अब पुलिस की टीम मेरठ के लिए निकल जाती है। इधर पुलिस की जांच पड़ताल में खुलासा होता है कि मेजर हांडा के पास एक और मोबाइल है जिसका नंबर बस चंद लोगों के पास है
और फिर पुलिस मेरठ के आर्मी बेस कैंप में पहुंच जाती है। यहाँ पुलिस वालों को जानकारी मिलती है कि बस अभी कुछ देर पहले ही मेजर निखिल हांडा निकले हैं। पुलिस वाले अब उसी रास्ते पर निकल जाते हैं। निखिल हांडा निकले हुए थे जिस रास्ते पर कुछ ही दूरी पर परमिशन के हांडा की एक कार दिखाई देती है। पुलिस वाले पीछा करते हुए उसको रुकवा लेते हैं। फाइनली मेजर निखिल हांडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी कर लेने के बाद दिल्ली पुलिस निखिल हांडा को लेकर दिल्ली आ जाती है और यहाँ पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इस पूछताछ के दौरान कुछ भी खुलासा होता है उसके बारे में जानकर हर कोई का दिल हिल जाता है। पहले तो निखिल हांडा शैलजा की हत्या या फिर उसे पहचानने से इनकार करता है, मगर जब पुलिस उसे सख्ती से पूछती है और सबूत दिखाती है तो मेजर हांडा धीरे धीरे राज उगलना शुरू करता है और कुछ ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाओगे। 15 में तब हुई उसकी 2015 में मेजर हांडा की मुलाकात शैलजा से तब हुई थी। शैलजा के पति मेजर अमित द्विवेदी भी पोस्टिंग यहीं पर थी, अकेले रहती थी, जबकि मेजर अमित द्विवेदी अपनी पत्नी शैलजा द्विवेदी और अपने बच्चों के साथ ड्यूटी करने की वजह से वे दोनों मेजर के आपस में दोस्ती थी। दोस्ती की वजह से एक दिन मेजर निखिल हांडा मेजर अमित द्विवेदी के घर जाते हैं। यहीं तो उनकी मुलाकात पहली बार शैलजा से होती है। यहीं पर दोनों में कुछ बातें होती है और फिर धीरे धीरे दोस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन दोनों में फिर बातचीत भी होने लगती है। समय के साथ इन दोनों की दोस्ती भी काफ़ी गहरी हो जाती है और बीच में बातचीत भी पहले से कहीं ज़्यादा होने लगती है। पहले निखिल हांडा और शैलजा कभी कभी मुलाकात भी होती थी और ज़्यादा यह दोनों फ़ोन पर ही बातें करते थे, मगर एक समय बाद इन दोनों में वीडियो कॉलिंग का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक शैलजा और निखिल हांडा तब वीडियो कॉलिंग किया करते जब मेजर अमित द्विवेदी ड्यूटी पर होता था। शैलजा उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगने देती थी। उनकी पत्नी हमेशा निखिल हांडा से बात करती है। ऐसा 2015 से 2018 की शुरुआती महीने तक चलता रहा, मगर एक दिन जब शैलजा निखिल हांडा से वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही थी तभी मेजर अमित रेंज अपनी पत्नी को पकड़ लेता है। यह सब देखने के बाद अमित द्विवेदी शैलजा को काफ़ी डांटते हैं और इस बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा भी होता है। अमित शैलजा को हिदायत देते हैं कि तुम आज के बाद कभी भी निखिल के साथ बात नहीं करोगे। निखिल हांडा से भी मुलाकात करके अमित द्विवेदी कहते हैं कि आज के बाद तुम शैलजा से कोई संपर्क नहीं रखोगे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मेजर निखिल हांडा के बयान के मुताबिक इस घटना के बाद कुछ महीने तक तो इन दोनों की फ़ोन पर बातचीत बंद हो गई थी, मगर कुछ महीने बाद एक बार फिर इन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस घटना को कुछ ही समय बाद यानी 2018 के अप्रैल महीने में अमित द्विवेदी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो जाता है। उससे कारण अमित द्विवेदी अपने परिवार के साथ दिल्ली आ जाता है और आर्मी क्वार्टर में रहने लगता है, जबकि निखिल हांडा का इनसे पहले मेरठ बेस में ट्रांसफ़र हो जाता है। मेजर निखिल हांडा के बयान के अनुसार वीडियो कॉलिंग के दौरान जब से अमित त्रिवेदी ने शैलजा को पकड़ा था उसके बाद से शैलजा निखिल से कुछ महीने तक तो बिल्कुल बात भी नहीं करती थी, लेकिन निखिल के जोर देने पर इन दोनों में एक बार फिर से बातचीत शुरू हो गई, मगर शैलजा अब पहले की तरह रिस्पांस नहीं दे रही थी। शायद शैलजा को अपने गलती का एहसास हो रहा था और महीने में तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि शैलजा अब निखिल को फ़ोन कॉल्स भी नहीं करती। इन सब के बावजूद निखिल फ़ोन करना बंद नहीं करता और अब वह शैलजा पर अपने पति अमित को छोड़ने का दबाव बनाने लगता है। साथ ही कहता है कि मैं तुमसे ही शादी कर लूँगा। कमाल की बात तो यह थी कि निखिल हांडा ऑलरेडी शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। इसके बावजूद निखिल हांडा अब शैलजा द्विवेदी पर शादी करने का दबाव बना रहे थे। जून महीने में ऐसा होता है कि शैलजा अब अमित त्रिवेदी का फ़ोन उठाना ही लगभग बंद कर देती है। इसी बीच शैलजा का एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और वो आर्मी अस्पताल में इलाज करवाना शुरू करती है। इस बात की जानकारी निखिल हांडा को भी लगती है क्योंकि अब शैलजा ने निखिल का फ़ोन उठाना लगभग बंद ही कर दिया था। इसीलिए निखिल 2 जून को मेरठ से दिल्ली आता है और खुद को माइग्रेन का मरीज बताते हुए उसी अस्पताल में अपना इलाज शुरू करवाता है जहाँ शैलजा रोज़ फिजियोथेरेपी के लिए आया करती थी।
निखिल ने ऐसा इसलिए किया था ताकि इलाज के बहाने शैलजा से मुलाकात हो जाए। हालांकि उसकी यह चाल ज़्यादा कामयाब नहीं होती है और शैलजा उसकी मुलाकात नहीं हो पाती। इसके बाद निखिल चला जाता है और अब वह अपने बेटे को मरीज बनाकर अस्पताल में ज़बरदस्ती भर्ती करवा देता है। ऐसा उसने बस इसलिए किया था ताकि अब वो बेटे के इलाज के बहाने अस्पताल में रुक सके और शैलजा से मुलाकात कर सके। बेटे के इलाज के बहाने उसे आर्मी यूनिट से छुट्टी भी आसानी से मिल जाती है और वह अब अस्पताल में रहते हुए शैलजा से मिलने का बहाना ढूंढता रहता है। उसकी ये चाल कामयाब हो जाती है और एक दिन दो बार शैलजा से उसकी मुलाकात भी हो जाती है। इस मुलाकात के बाद शैलजा, जिसने निखिल का फ़ोन उठाना बिल्कुल बंद कर दिया था, फिर से फ़ोन उठाना शुरू कर देती है और इन दोनों के बीच थोड़े बहुत बातचीत शुरू हो जाती है। निखिल हांडा के बयान के मुताबिक जब शैलजा फ़ोन पर बात करने के दौरान अपने पति अमित त्रिवेदी को छोड़कर निखिल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती, तो एक दिन निखिल शैलजा से फ़ोन पर बात करते हुए कहता है कि कम से कम तुम मुझसे एक बार मिल तो लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी फ़ोन नहीं करूँगा। इसके बाद 23 जून 2018 को जब शैलजा आर्मी अस्पताल में रोज़ की तरह फिजियोथेरेपी के लिए जाती है, इस बार वो अस्पताल के अंदर जाने के बजाय बाहर ही रुक जाती है। यह प्लान के मुताबिक निखिल हांडा अपनी होंडा सिटी कार लेकर आता है और फिर उसी कार में शैलजा बैठ जाती है और वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ किलोमीटर आगे जाकर निखिल अपनी कार को रोक देता है और एक बार फिर से कार में ही इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ निखिल हांडा शैलजा पर शादी का दबाव बनाने लगता है। मेजर निखिल हांडा शैलजा को लेकर इतना पागल था कि वो कार के अंदर से ही अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देने जा रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। इसके बाद अब निखिल हांडा शैलजा से कहता है कि तुम भी अपने पति से बस जितनी जल्दी तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो, लेकिन शैलजा अपने पति अमित त्रिवेदी से तलाक नहीं लेना चाहती। इस बात को लेकर कार के अंदर ही शैलजा और निखिल हांडा के बीच झगड़ा होने लगता है। इसी झगड़े के दौरान शैलजा निखिल से कहती है कि मैं और तुम बस एक दोस्त है, तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझती, तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे और मुझसे फ़ोन करना बंद नहीं किया तो मैं आर्मी में तुम्हारे खिलाफ़ शिकायत दर्ज करवा कर तुम्हारे कोर्ट मार्शल करवा दूंगी। इतना सुनते ही निखिल को गुस्सा आ जाता है और वो जवाब में शैलजा से कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती फिर तुम किसी की भी नहीं हो सकती। बस इसी के बाद वो एक झटके में शैलजा के गर्दन पकड़ लेता है और अगले ही पल अपने हाथ से एक चाकू निकालकर शैलजा की गर्दन पर वार करना शुरू कर देता है। शैलजा त्रिवेदी चाहकर भी निखिल की पकड़ से नहीं निकल पाती और चाकू के वार की वजह से कार के अंदर ही दम तोड़ देती है। शैलजा को मारने के बाद निखिल समझ नहीं पाता कि इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। उसे कुछ देर तक वह सोचता रहता है, अगर लाश को कार में रखकर ज़्यादा दूर गया तो पकड़ा जाऊँगा, इसीलिए वो वहीं पर लाश को पहले गाड़ी के नीचे गिरा देता है और फिर कई बार अपनी कार से शैलजा के शरीर पर और ख़ासकर उसके चेहरे पर चढ़ाता है ताकि हत्या की बजाय एक्सीडेंट का मामला लगे और उसकी पहचान को भी मिटाया जा सके। शैलजा की लाश को ठिकाने लगाने के बाद निखिल हांडा शैलजा का मोबाइल लेता है और कुछ दूर पर जाकर एक कचरे के डिब्बे में उसे डाल देता है। इसके बाद वो दिल्ली के उसी घर में जाता है जहां वह पिछले कई दिनों से ठहरा हुआ था। यहाँ आकर वह सबसे पहले नहाने चला जाता है। इसके बाद निखिल तैयार होकर फिर से उसी आर्मी अस्पताल के बाहर जाता है ताकि वहाँ के हालत का जायजा ले सके। सब कुछ शांत देखकर वह अब सबूत मिटाने की नीयत से कार को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगता है, जो कि टायर में और अंदर काफ़ी खून लगा हुआ था। इसलिए निखिल जल्द से जल्द कार को धुलवाना चाहता है, मगर उसे यह डर सताने लगता है कि कहीं वह पकड़ा ना जाए, इसीलिए वह मेरठ चला जाता है। निखिल हांडा को लग रहा था कि अब वह कभी नहीं पकड़ा जाएगा और कार को ठिकाने लगाकर वह आराम से बेस कैंप में छिप कर रह सकता है। पुलिस की तेज़ी के आगे निखिल हांडा की हर चाल फेल हो जाती है और आखिरकार वो पकड़ा जाता है। निखिल हांडा को गिरफ्तार करने के बाद 14 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है। पूछताछ के साथ साथ पुलिस हत्या के सबूत जुटाने शुरू कर देती है। इसी सिलसिले में सबसे पहले मेजर हांडा के 2 चाकू बरामद किए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल शैलजा का गला रेतने में किया गया था और
उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार करके निखिल के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। और इस बार इस दोनों में क्या क्या बातें हुई थी उसकी कॉल डिटेल भी निकलवाई जाती है। और जिस दिन निखिल हांडा ने शैलजा की हत्या की उस दिन वह शैलजा को सुबह 10 बजे से ही लगातार कॉल कर रहा था और उसने आखिरी कॉल 12 बजे किया था। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस कई दिनों की अधिक प्रयास के बाद शैलजा का वो फ़ोन भी मिल जाता है जिसे उसने फेंक दिया था निखिल हांडा ने। और इसके बाद निखिल इस हत्या को आवेश में आकर अचानक से की गई हत्या के तौर पर बताता है। मगर पुलिस जब निखिल हांडा के फ़ोन को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू करती है तो पता चलता है कि निखिल हांडा ने इस हत्या वाली रात से ठीक पहले वाली रात इंटरनेट पर कई बार तो कत्ल किस तरह किया जाए इसको सर्च किया जा करता है। इसके अलावा उसने सबूत मिटाने के त्रिकोण के बारे में भी गूगल सर्च किया था। निखिल ने यूट्यूब पर भी हत्या करने के त्रिकोण से जुड़ी कई वीडियो देखे थे। इन सभी सबूतों से पता चलता है कि निखिल ने हत्या का प्लान पहले से ही कर लिया था। शैलजा की नज़र में निखिल से उसकी मामूली दोस्ती थी मगर निखिल हांडा इस दोस्ती को प्यार समझने लगा था। वैसे एक तरफा निखिल हांडा शैलजा से प्यार का दावा करता था, दूसरी तरफ पुलिस जांच पड़ताल करती है तो खुलासा होता है कि निखिल हांडा 2 मोबाइल फ़ोन उसे करता था। एक मोबाइल में उसे अपनी असली नाम पहचान के साथ फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ था जबकि उसने जो दूसरा मोबाइल रखा हुआ था उसका इस्तेमाल एक फ़र्जी फेसबुक आईडी चलाने के लिए करता था। उस आईडी से निखिल ने खुद को दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन बताया हुआ था। उससे उस आईडी के जरिए लड़कियों को फंसाया करता था। जिस दिन उसने शैलजा की हत्या की थी उस समय तक भी वह लगातार लड़कियों के संपर्क में था और हत्या वाली रात उसने काफ़ी देर तक लड़कियों से बात की थी। फिलहाल निखिल हांडा सलाखों के पीछे अपनी जी की सजा भुगत रहा है। वैसे अब तक कोर्ट ने इस मामले में कोई फैसला नहीं दिया है। अब इस केस की सनी चल रही है। दोस्तों, आपके अनुसार इस हत्या के लिए निखिल हांडा को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लेकर आते रहें। जय हिंद, जय भारत।